हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का हमारे अतीत पार्ट थर्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 की कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज एक नए सिरे से नए जोश के साथ हम शुरू करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की हमारे अतीत पार्ट थर्ड। आज हम इसमें पढ़ेंगे पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। चैप्टर नंबर 1। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो तारीखें होती है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते हैं। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर गर्मा गर्मे बहसें चलती थी। आप समझ आप समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। ऐसा अक्सर हम बातें करते हैं कि इतिहास जो है बहुत उबाऊ है भाई। अक्सर हम तारीखें जैसे होता नहीं, सन ईस्वी अगर वगैरह याद करते रहते हैं। तो क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और इतिहास क्या सिर्फ तारीखों पर ही टिका है। तो इसके बारे में क्या अवधारणा है, सही है, गलत है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने एहसास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे छड़ाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू होगा। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार मन में आपके आ सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाय की घूंट ले रहा है तो मन में आ सकता है कि चाय या कॉफी पीने का प्रचलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। यह सब एक मन में आने वाले क्वेश्चन है। तो इन्हीं का आंसर जो होता है वह तारीखों के माध्यम से होता है। तो इसलिए तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं इतिहास के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे देखिए, एक चित्र है हिंदुस्तान। यहाँ पे देखिए कि ब्राह्मण ब्रिटेनिका को शास्त्र भेंट करते हुए जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण है, जो कि 1782 में बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिका को सौंप रहे हैं, मानो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। ऐसा इस चित्र में प्रतीत होता है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें
समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह एक लंबे समय तक चलती रही। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे-धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं होता है, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। यह धीरे-धीरे करके आगे बढ़ती है, तो इसकी कोई निश्चित समय सीमा तिथि नहीं होती है। ये सारी चीजें लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में सिर्फ हम अवधि की ही बात कर सकते हैं। यह लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, जब एक खास बदलाव दिखाई शुरू हुए होंगे। तो एक खास अवधि जैसे 10वीं, 21वीं, 22वीं सदी, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। एग्जैक्ट कोई समय नहीं बता सकते। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? ये अगला प्रश्न है। इसका उत्तर क्या है कि इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की जो होती हैं, जैसे जो दरबारी कवि होते हैं, वह अक्सर राजा के बारे में ही उनका वर्णन करते हैं कि राजा की शादी कब हुई, कौन सा युद्ध कब लड़ा, उनका बेटा कब हुआ, उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई, अगला शासक कौन सा बना। तो यह जो है, क्योंकि वह उनके दरबार में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जब कुछ भी करेंगे, गुणगान करेंगे, तो वो उस राजा के बारे में ही बताएंगे। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, जब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, कैसे शहर में रहते थे, बाजार किस तरह फैले थे, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति समाज व किस तरह बदले। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी तारीख है। कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द-गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर हम अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। तो इन्हीं के शासनकाल में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो हमें याद रखना जरूरी होता है। अलग-अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, बेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इस किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग-अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों
और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के बीच के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व महत्व दिया जाता था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए कि वारेन हेस्टिंग्स, यह जो थे पहले गवर्नर जनरल थे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गौरव गाथाओं और उनकी तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र और दिया गया है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। यहाँ पे विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। तो देखिए, पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ, किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। महारानी विक्टोरिया का तीसरा राजकुमार बेटा था। अब देखिए अगला है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, यानी हम एक अवधि कैसे तय करते हैं इसके बारे में जानते हैं। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया था। जो इस स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था, जेम्स मिल। तो इसने 3 कालखंडों में बांट दिया था भारत के इतिहास को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। इसका उत्तर क्या होगा, आगे हम देखते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं। इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी साझेदारी से समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोल बाला था। अब यहाँ पे देखिए गतिविधि, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मिल का क्या कहना है।
मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इन्होंने एक ऐसा थॉट दिया, एक ऐसा विचार दिया कि जो ब्रिटिश शासन है वह भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा है। यानी पहले से हम लोग सभ्य नहीं थे। इनका कहने का मतलब है कि हम भारत को सभ्यता सिखा रहे हैं। तो इनका एक पॉइंट समझ लीजिए। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने ये तो यहाँ तक सुझाव दिया था, अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। एक इन्होंने और बात कही, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद से हिंदुस्तानी प्रगति नहीं कर सकता है। बिल्कुल। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर हमें कहा जाए तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है किसी भी प्रकार से सही नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले बिल्कुल भारत में अंधकार छाया हुआ था, इन्होंने हमको उजाला दिखाया, प्रकाश दिखाया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके का स्टेटमेंट इन्होंने एक गलत तरीके से दिया था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? चलते थे बिल्कुल। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? तो ये सब क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं सब तरीके से। तो इसके बारे में जब आप पढ़िएगा तो सोचिएगा जरूर कि क्या किसी कालखंड को हम धर्म के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। जो शासक होते थे जरूरी नहीं है कि उनका एक ही धर्म हो। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अब इतिहास की सही तरीके से जो इतिहास को देखने का नजरिया था अब सही तरीका आया। आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ थी कि पश्चिम से आई है। समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, जो मॉडर्न है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? यह भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब देखिए औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को, हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। सब चीजों को छेड़ा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाता है और उसकी वजह से जो हमारे जीवन में आता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आता है, उसके दबाव बनाने की वजह से उसे ही हम औपनिवेशिक कहते हैं। यानी वो हमारे ऊपर दबदबा बना रहा है, यानी थोप रहा है, हम ये कह सकते हैं।
लेकिन जल्दी ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव कर रहे हैं। इसलिए इस किताब को सारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित माना गया है। यह जो बेसिक फैक्ट के लिए है, बेसिक जानकारी के लिए है, कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं, कुछ तथ्य भी दिए गए हैं, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यह पुस्तक। तो इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको बिल्कुल चीजें क्लियर ना हो जाए। हम किस तरह जानते हैं? हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। नकलें बनाई जाती थी। अब यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। यह देखिए, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। यहाँ पे देखिए गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें, यह स्रोत है रिपोर्टें। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। पहला है बम्बई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। अगला है कराची। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापत्तनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है। इसके सिवाय सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। इस तरीके से जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। नकलें बनाई जाती थी, जैसे कॉपी किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे उन्हें खुसन बीसी के महिर लिखते थे। खुसन बीसी या सुलेखन बीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई कई
प्रतियां बनाई जाने लगी थी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अगला देखते हैं, अब सर्वेक्षण का महत्व बढ़ने लगा था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसके सही ढंग से जानना जरूरी है उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की जगह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से यह 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इसके अलावा उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारे रिकॉर्ड ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। अब देखिए, चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर से जोर देना चाहता है। इंसानों के खाने लायक नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरा स्रोत है, इंसानों के खाने लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है कि 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई, हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकता। ऐसा इन सब का कहना था। यहाँ पे देखिए एक चित्र और दिया गया है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तस्वीरों को भी ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई यह सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट घसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी कोई भी कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, तो एक धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था।
लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं चलता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर थोड़ी कोशिश करें तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर छोटा था काफी, और ये जो संस्करण है हमारा, यह नया संस्करण है जो कि 2024-25 का न्यू संस्करण की बुक्स है। तो यह एक अपडेटेड बुक है, तो इसको आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या चीजें हमें और सुधारनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।